नेता नगरी में अब स्वागत कर रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार लोकमत समूह से जुड़े हुए आदेश रावल जी का। नमस्कार सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदेश भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, कांग्रेस ने ये तय कैसे किया कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी बनाई गई और जो कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग होती है उसमें जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसमें ये स्ट्रेटेजी बनी कि इस वक्फ बिल के मुद्दे पर कोई भी वॉकआउट नहीं करेगा, कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई बिल नहीं फाड़ेगा। हमें संविधान को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर बहस करनी है, अपनी बात रखनी है, ताकि देश के सामने ये मैसेज जाए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी सत्ता के सामने, बीजेपी के सामने, और अपनी बात को रखा और अमेंडमेंट पे जोर दिया। फिर ये तय हुआ कि कौन ऐसे नेता हैं जो इस विषय के जानकार हैं। उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण नाम थे, तीन, गौरव गोगोई, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के अंदर। क्योंकि इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट था कि दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो उनको इस विषय की ज्यादा समझ है। और गौरव गोगोई क्योंकि हिंदी अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, असम से आते हैं और डिप्टी लीडर भी हैं लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के, तो उन्हें भी आगे रखा गया। तो ये स्ट्रैटेजी साफ कर दी गई थी कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसमें संदेश जाए कि इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए वॉकआउट कर दिया या बिल को फाड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। कानूनी रूप से मतलब अपनी बात रखनी है, और साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी का नाम भी रखा गया ताकि इसके जो कानूनी दावपेच हैं, जो सरकार ये कह रही है कि किसी के पास अपील करने का अधिकार नहीं है, कोई कोर्ट, कोई पुलिस के पास नहीं जा सकता, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, उनको भी समझाने की कोशिश की जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो उसके लिए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को चूज किया गया, क्योंकि वो एक अधिवक्ता है, बहुत वरिष्ठ हैं और कानूनी दावपेच को अच्छे से समझते हैं। तो बड़ी सोची समझी रणनीति थी कि किस तरीके से इस बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना विचार रखेगी, अपनी बात को संसद में रखेगी और वो देश के सामने जाएगी। ये उनका स्टैंड था। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से कोई कट्टर स्टैंड नहीं लेना है, यानी जिससे इस इशू के ऊपर ध्रुवीकरण हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि ये जो विषय है इससे एक बार फिर से बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है। तो उस पे वो संदेश ना जाए कि दोनों समुदाय के बीच, हिंदू या मुसलमान के बीच में, कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा स्टैंड ना जाए कि जिससे ये लगे कि कांग्रेस पार्टी भी ध्रुवीकरण करना चाहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कुछ भी ना हो हमारे स्टैंड से, ना मुसलमान को बुरा लगे, ना हिंदू को बुरा लगे, वो उस हिसाब से रणनीति बनाई गई थी। और जब आपने कहा कि राहुल गांधी नहीं बोले, तो इधर से जब तर्क आता है तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहा इस बिल के ऊपर बोले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी थी इनकी कि हमें ध्रुवीकरण को रोकते हुए अपनी बात देश के सामने रखनी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी सांसद ने कोई हंगामा संसद के अंदर नहीं किया। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद से बड़ा क्या मंच होगा, उन्होंने ये मौका क्यों गवा दिया? देखिए, गांधी परिवार का जिक्र चल रहा है, सोनिया गांधी के गुस्से की बात हो रही है, और ये भी बात कि प्रियंका गांधी नहीं बोली। वायनाड में और केरल में तो इसको लेकर और भी चर्चा है। नहीं, मैंने कहा ना कि इनकी स्ट्रैटेजी डे वन से कांग्रेस पार्टी में, जैसे सोनिया गांधी ने कहा, जो मीटिंग संसद के अंदर हुई थी कि भाई संविधान को बुलडोज करने की कोशिश हुई है, तो वो किसी कैमरे के सामने नहीं कहा, वो एक बंद कमरे की मीटिंग थी और उसके अंदर से वो खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आई कि सोनिया गांधी ने ऐसा इशारा किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब नैरेटिव की राजनीति कर रही है, वो भी संदेश देना चाहती है कि नहीं, संविधान को कुचलकर वक्फ बिल को पास कराना चाहती है बीजेपी। तो उनको पता है कि उनके पास नंबर नहीं है, उन्हें सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़नी है, कि मैसेज देना है कि नहीं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरा कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, बार बार ये होता है कि प्रियंका गांधी ही बोलती हैं, राहुल गांधी ही बोलते हैं, तो इस बात को लेके भी एक स्ट्रैटेजी थी कि किस किस को बोलना है, किस किस को नहीं बोलना है। और ये अधिकार आजकल केसी वेणुगोपाल के पास है, वही इस लिस्ट को तैयार करते हैं और उन्होंने ये तय किया था। अगर राहुल गांधी इस चर्चा में हिस्सा लेते तो कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर था कि इससे ज्यादा पोलराइजेशन हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्ट्रेटेजी बनाई गई कि ध्रुवीकरण को रोका जाए किसी भी तरीके से, और उसके लिए जिन नेताओं को बोलना चाहिए, जो आवश्यक है, उनकी लिस्ट बनाकर कांग्रेस पार्टी ने थमा दी। और स्टेट के हिसाब से भी नेताओं को चुना गया कि किन किन राज्यों में किसकी क्या आबादी है, कौन किसका मैसेज ज्यादा दूर तक जाएगा, वो सब स्ट्रेटेजी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप गांधी परिवार की बात कर रहे हो कि राहुल गांधी एलओपी के रूप में नहीं बोले या प्रियंका गांधी वायनाड के सांसद के रूप में नहीं बोली, तो ये सिर्फ एक ही संदेश था कि बीजेपी इस बात का नैरेटिव बनाती कल कि देखिए ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं, इसी बिल पे एग्रेसिव होकर सामने आए हैं। लेकिन
इन्होंने उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि बीजेपी ये ना कह पाए कि देखिए जो हम 10 साल से 11 साल से बार बार ये कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम अपीसमेंट करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी परिवार के दोनों सदस्यों को, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस डिबेट से दूर रखा गया। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी। कांग्रेस के अंदर इंडिया ब्लॉक के बाकी साथियों का स्टैंड क्या रहे, इसको लेकर कुछ चर्चा हुई, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ, या ये फिलहाल में डिफंक्ट जैसा ही है? नहीं, देखिए मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एक साल के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, इंडिया ब्लॉक वक्फ बिल के मुद्दे पर पहली बार इकट्ठा हुआ है। आप देखिए कि बीच में 3 राज्यों के चुनाव आए, हरियाणा का आया, महाराष्ट्र का आया, झारखंड का आया। हरियाणा में बात हुई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। दिल्ली में फिर से बात हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होना चाहिए, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी, वो भी नहीं हुआ और बीजेपी जीत भी गई। तो जो एक साल से इंडिया अलायंस बिखरा हुआ था वो इस बिल के ऊपर आप देखेंगे कि बिल्कुल इकट्ठा नजर आया, क्योंकि सारी रीजनल पार्टीज की ये मजबूरी थी। हालांकि मैं ये हमेशा कहता हूं कि इंडिया अलायंस के भीतर एक सब अलायंस भी है जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और शरद पवार हैं, लेकिन इस विषय पे इन सबको साथ आना मजबूरी थी क्योंकि इन सारी पार्टियों का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। और बीजेपी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए किस तरीके से ये लोग अग्रेसिव होके, दरअसल इस बिल का मकसद क्या था? इस बिल का मकसद था कि मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण करना। वो चाहे वो गरीब और अमीर के बीच हो, चाहे वो बोरा और पसमंदा के बीच हो, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इंडिया अलायंस पिछले एक साल में संसद सत्र के दौरान भी गौतम अडानी के विषय को छोड़कर बाकी एकजुट दिखाई दिया आपको। लेकिन एक साल के बाद मैं ये कहूंगा कि एक बार फिर से इंडिया अलायंस मजबूत रूप से इस बिल के सामने खड़ा हुआ नजर आया, क्योंकि जो संख्या थी इंडिया अलायंस के एक साल पहले 240 सीट्स जो आई थी और अब 232 वोटें पड़ी हैं, तो मैं कहूंगा कि कोई ज्यादा नुकसान इंडिया अलायंस में अभी तक नहीं हुआ है। बशर्ते ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी इंडिया अलायंस रहेगा जरूर, लेकिन विषय इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा ऐसा विषय है जिसपे सब इकट्ठे होंगे, कौन सा ऐसा विषय है जहां इन पार्टियों के जो वोट बैंक है उसको नुकसान ना हो, तो ये आपको एकजुट नजर आएंगे। तो इस वक्फ बिल ने ये भी साबित कर दिया है कि इंडिया अलायंस इस देश में भी एग्जिस्ट करता है और वो करता रहेगा जब तक इनके कॉमन इश्यूज साथ चलेंगे।